हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच टकराव के हालात और ज़्यादा साफ नज़र आने लगे हैं। ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ने उसके खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई की तो वो तेल अवीव और हैफा शहरों को तबाह कर देगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हिटलर के ज़रिए हॉलोकॉस्ट में यहूदियों के कत्लेआम के बाद भी ईरान से यहूदियों के खात्मे की आवाज़ उठ रही है। साथ ही इजराइल ईरान के नॉर्थ के दो पड़ोसी मुल्कों अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान में अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहा है। अशखाबाद में खुलने वाली इजरायली एम्बेसी ईरान बॉर्डर से महज 24 किलोमीटर दूर है। अज़रबैजान से इजराइल ईरान के खिलाफ जासूसी और ज़रूरत पड़ने पर उसके न्यूक्लियर कारखानों पर हमलों की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने सीरिया पहुंचकर बशार अल असद से मुलाकात की है। हमास लीडर इस्माइल हानिया की मक्का में उमरा करते हुए तस्वीर सामने आई है। इन सब खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने वार्निंग दी है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के ज़रिए किसी भी फौजी कार्रवाई के जवाब में तेल अवीव और हैफा को तबाह कर दिया जाएगा। सालाना आर्मी डे के मौके पर उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों, ख़ासतौर से ज़ायोनी हुकूमत ने ये समझ लिया है कि ईरान के खिलाफ छोटी से छोटी कार्रवाई के जवाब में ईरानी फौज सख्त कार्रवाई करेगी जो हैफा और तेल अवीव की तबाही की वजह बनेगी। प्रेस टीवी के मुताबिक प्रेसिडेंट रईसी ने साथ ही कहा है कि अमरीकी फौजियों के लिए ईरान की फौज और आर्म्ड फोर्सेस का पैगाम है कि उन्हें जल्द से जल्द इस इलाके को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलाके से बाहर की ख़ास तौर से अमरीकी फ़ौजों को जल्द से जल्द इलाका छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये उनके और इलाके के फ़ायदे में है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतों की मौजूदगी से इलाके की सिक्योरिटी को ख़तरा है, लेकिन हमारी फ़ौज इलाके में जहाँ भी मौजूद है वहाँ सिक्योरिटी मुहैया करती है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट का मुकाबला किया है और इलाके की सिक्योरिटी में सुधार किया है, जबकि गैर मुल्क की फ़ौज सिर्फ इलाकाई मुल्कों के लिए ख़तरा पैदा करती है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत इलाके की सिक्योरिटी के लिए फ़ायदेमंद है और ये किसी के लिए कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे फ़ौजियों ने इलाके में मुल्कों के इलाकाई इत्तेहाद और सिक्योरिटी की हिफाजत की है। उन्होंने दोहराया कि गैर मुल्की फ़ौजियों, ख़ास तौर से अमरीकियों की मौजूदगी कभी भी फ़ारस की खाड़ी के इलाके के इत्तेहाद में मददगार नहीं होगी। इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान की फ़ौज बागियों, तकफीरी ग्रुप्स और ठगों के ख़िलाफ़ एक मजबूत किले में बदल गई है जो ईरान के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी और समंदरों में नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी की हिफाजत की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ईरान का नेशनल आर्मी डे इलाकाई मुल्कों को अमन और दोस्ती का पैगाम देता है। ईरान का आसमान इस इलाके में सबसे महफूज है। आपको बता दूं कि ईरान में नेशनल आर्मी डे 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। फरवरी 1979 में इस्लामी इनकलाब के कामयाब होने के 2 महीने बाद 18 अप्रैल को इनकलाब के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने उन फौजियों से मुलाकात की थी जिन्होंने इनकलाब की कामयाबी में अहम रोल अदा किया था। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के इस बयान से पहले मंडे शाम को हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे की शुरुआत के मौके पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की मिसाल नाज़ी जर्मनी से दी थी, जो इस वक्त यहूदी लोगों के लिए एक मुमकिन खतरे की नुमाइंदगी करता है। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी लोगों को ख़त्म करने की आवाज़ बंद नहीं हुई है और आज ये आवाज़ ईरान से आ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछली जीत मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की जीत की गारंटी नहीं देती है, इसलिए इजराइल के पास किसी भी दुश्मन, किसी भी खतरे से खुद को बचाने की सलाहियत होनी चाहिए। इस मौके पर नेतन्याहू की तकरीर सुनने वालों में ईरान के साबिक बादशाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी का बेटा रज़ा पहलवी भी मौजूद था। वो अमेरिका में रहता है और इन दिनों इजराइल के दौरे पर है। उसने इजराइल पहुंचने से पहले कहा था कि वो ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती बहाल करना चाहता है। इजराइल और ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत के दौरान ख़ास तौर से एनर्जी और सिक्योरिटी के मैदान में नज़दीकी ताल्लुकात थे। 1979 में इस्लामी इनकलाब के नतीजे में मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत को
उखाड़ फेंका गया था। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान से सिर्फ 15 मील यानी 24 किलोमीटर की दूरी पर एम्बेसी खोलने के लिए इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन आज वेडनेसडे शाम अजरबैजान से तुर्कमेनिस्तान जा रहे हैं। वे ईरानी बॉर्डर पर तेल से मालामाल सेंट्रल एशियाई मुल्क तुर्कमेनिस्तान का दौरा करने वाले तकरीबन 30 वर्षों में पहले इजरायली फॉरेन मिनिस्टर होंगे। सोवियत यूनियन के बिखरने के 3 साल बाद 1994 में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर शिमोन पेरेज ने तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया था। कोहेन तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद में इजराइल की एम्बेसी का इफ्तिताह करेंगे, जो ईरान के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से महज 24 किलोमीटर दूर है। इजराइल की ये एम्बेसी ईरान बॉर्डर से सबसे नज़दीक होगी। ईरान के साथ तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर 1148 किलोमीटर फैला हुआ है, जो इजराइल को ईरान में दाखिल होने के लिए काफ़ी इम्कान मुहैया करता है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की इस वक्त अशखाबाद में टेम्परेरी एम्बेसी है, जो होटलों से काम करती है। कोहेन कल थर्सडे को तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट सरदार बुर्दी मोहम्मदोव और फॉरेन मिनिस्टर राशिद मिरेदोव के साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर और यहूदी कम्युनिटी के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तुर्कमेनिस्तान जाने से पहले इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन 3 दिन के दौरे पर अजरबैजान में थे, जो ईरान के नॉर्थ के बॉर्डर पर एक और ख़ास मुल्क है। आज कोहेन बाकू में अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव और फॉरेन मिनिस्टर जेहोन बायरामोफ से मिले हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के साथ 20 इजरायली साइबर सिक्योरिटी, पानी और एग्रीकल्चर के मैदान में काम करने वाली कंपनियों के नुमाइंदे भी गए हैं। तेल अवीव से अजरबैजान के लिए उड़ान भरने से पहले कोहेन ने कहा था कि ईरान के बॉर्डर पर अजरबैजान का जोग्राफियाई वजूद हमारे ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत और सलाहियत मुहैया करता है। कोहेन ने कहा था कि उनका मकसद बाकू में हमारे अच्छे दोस्तों के साथ हमारी जॉइंट चुनौतियों का सामना करने के लिए मुत्तहिद और मजबूत मोर्चा बनाना जारी रखना है। साथ ही इकोनॉमी, तिजारत, डिफेंस और एनर्जी कोऑपरेशन को गहरा करना है। आर्मीनिया के साथ 2020 की जंग के दौरान अजरबैजान को इजराइल की सपोर्ट की वजह से दोनों मुल्कों की दोस्ती मजबूत हुई है। अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल में अपनी एम्बेसी खोलने के लिए मार्च में गए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने गैर मुल्की रिपोर्टों के हवाले से कहा है कि अजरबैजान मुमकिन तौर पर इजराइल को ईरान पर टोही उड़ाने शुरू करने और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में रुकावट डालने के लिए ईरान में खुफिया गुर्गों को भेजने के लिए अपनी ज़मीन पर मौजूद ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। अगर इजराइल ईरानी न्यूक्लियर रिएक्टरों और कारखानों पर हवाई हमले करने का फैसला लेता है तो अजरबैजानी ठिकानों तक उसकी पहुंच इस काम को और ज़्यादा आसान बना देगी। हालांकि इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी में अजरबैजान का सबसे अहम रोल उसके तेल का है। बायरामोफ का कहना है कि बाकू इजराइल को 30% तेल मुहैया करता है। इजराइल ने 2020 के नगोर्नो काराबाख जंग के दौरान अजरबैजान में अपने हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी थी। आर्मीनिया के साथ 6 हफ्ते लंबी जंग में अजरबैजान कामयाब हुआ था, जिसमें 6000 से ज़्यादा फौजी मारे गए थे और जिसके नतीजे में बाकू ने डिस्प्यूटेड इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। इजराइल अजरबैजान को हथियार मुहैया करने वाला ख़ास मुल्क है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल ने 2016 से 2020 के दरमियान अजरबैजान के जरिए खरीदे गए हथियारों में से 69% इजरायली थे। इसी बीच खबर है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान कल सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचे और दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों के तहत प्रेसिडेंट बशार अल असद से मुलाकात की। हाल ही में सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिकदाद ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक प्रिंस फैसल का दौरा सीरियाई क्राइसिस के सियासी हल तक पहुंचने के लिए सऊदी अरब की ख्वाहिश और दिलचस्पी के दायरे में आता है, जो इसके नुकसान को ख़त्म करना चाहता है और सीरिया की एकता, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और इसकी अरब पहचान की हिफाजत करना और इसे अपने अरब दायरे में वापस लाना चाहता है ताकि अपने अरब भाई लोगों की भलाई की जा सके। 10 साल से ज़्यादा मुद्दत के बाद सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का सीरिया का दौरा हुआ है। पिछले हफ्ते सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिकदाद के सऊदी अरब के दौरे के मौके पर दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने सीरिया क्राइसिस के सियासी हल तक पहुँचने की कोशिशों और सीरियाई रिफ्यूजीज़ की वापसी के बारे में
बातचीत की थी। 2012 में सऊदी अरब ने दमिश्क में अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी और अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था। दोनों मुल्क पिछले महीने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को फिर से बहाल करने और एम्बेसियों को फिर से खोलने पर राजी हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों मुल्क ईद उल फित्र के बाद एम्बेसियों को फिर से खोलने की तैयारी कर रहे हैं। सऊदी अरब मई में रियाद में होने वाली अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बशार अल असद को इनवाइट करने के लिए भी तैयार है, जो सीरिया और अरब मुल्कों के बीच ताल्लुकात की बहाली के लिए एक हिस्टोरिक मीटिंग हो सकती है। आपने देखा कि एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी और ज़्यादा खुलकर सामने आ रही है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने उसके खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई की तो वो तेल अवीव और हैफा को तबाह कर देगा। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपने लोगों में ईरान के खिलाफ नफरत बढ़ा रहे हैं और ईरान के पड़ोसी मुल्कों अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान में सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच कोई सीधा टकराव होगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।